नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती विवाद के बाद अब केंद्र सरकार ने इसके विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को बाकायदा पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। और आज इसी विषय पर हम करेंगे खास चर्चा। तो यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी और इसे अब रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए पत्र लिखा और अब इसके बारे में बाकायदा कैंसिलेशन का जो नोटिफिकेशन है वो सामने आ चुका है। पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला बदला गया है। इस वैकेंसी का राहुल गांधी समेत विपक्ष ने विरोध भी किया था। काफी मुखर आवाजें हुई थी। राहुल गांधी को जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह कहा था कि कांग्रेस ने ही लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। तो उन्होंने तमाम डिटेल्स भी दिए थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आलूवालिया का जिक्र भी किया था। अब पीएम मोदी ने यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर लेटरल एंट्री सिस्टम को व्यवस्थित बनाने को कहा है और इसमें सामाजिक आरक्षण तमाम पहलुओं को विशेष रूप से ध्यान रखने की बात कही गई है। पहले की सरकारों में लेटरल एंट्री फॉर्मल सिस्टम नहीं था, यह भी कहा गया है। अब इसमें बार बार एक शब्द लेटरल एंट्री आपको परेशान कर रहा होगा कि आखिर ये है क्या। तो लेटरल एंट्री का मतलब बिना एग्जाम के सीधी भर्ती, मतलब एक तरह से डायरेक्ट एंट्री। लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार यूपीएससी के बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती करती रही है। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स में लंबे समय से काम कर रहे लोग शामिल होते हैं। सरकार के मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर भर्ती लेटरल एंट्री से की जाती रही है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में हुई। इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट के लिए उस वक्त 6077 एप्लीकेशन आए। तो विवाद इसी को लेकर था और अब किस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं, किस तरह की बातें सामने आई हैं, जरा सबसे पहले वो सुन लेते हैं। सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो पिछले 3-4 दिनों से एक लेटरल एंट्री का विषय चल रहा था, उसके लिए अभी हमारे जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, डीओपीटी भी देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक पत्र लिखा है यूपीएससी को कि जब तक रिजर्वेशन के पूरे प्रावधान नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको विड्रॉ करिए। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। देखिए, इस लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। ये सीधी बहाली स्कीम जो है, एक पद के लिए नहीं था, 2 पद के लिए नहीं था, 1 सलाहकार 2 सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था ये। तो ये सवाल उठाया गया, राहुल जी ने सवाल उठाया, खरगे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया। क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? जी हाँ, तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, सरकार के अपने तर्क हैं और तमाम बातें हमने आपके सामने रखी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये फैसला वापस क्यों लिया। तो जो तमाम बातें सरकार की ओर से कही गई हैं उसमें यह है कि लेटरल एंट्री के व्यापक रिव्यू की आवश्यकता है और इसमें सामाजिक और आरक्षण वाला जो पहलू है उसे भी विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो पत्र लिखा गया है यूपीएससी चेयरमैन को, उसमें कई मुद्दों का जिक्र किया गया है। यह भी जिक्र है कि ज्यादातर जो लेटर एंट्री थी वो 2014 से पहले की थी और
एडहॉक स्तर पर नियुक्तियां हुई थीं। ज़्यादातर लेटरल एंट्री जो 2014 के पहले की थी वो एडहॉक स्तर पर हुई थी। तो तमाम दलीलें हैं और विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका ये कहना है कि उनका दबाव भी काम आया है। हमारे साथ इस पर खास चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार समीर आत्मज मिश्र जी जुड़ चुके हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप तमाम प्रतिक्रियाओं को भी सुन रहे होंगे। एक चीज़ तो समझ में आती है कि आम तौर पर सरकार बड़े फैसलों को लेकर हमेशा से बड़ी कठोर रही है। इससे पहले कई फैसले हम देखे हैं, लेकिन इस फैसले में महज 3 दिन के भीतर जो है वो सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा है। क्या लगता है आपको, विपक्ष का दबाव काम आया या वाकई सरकार को नुकसान का कहीं ना कहीं डर तक आशंका थी? बताएं क्या चीजें लग रही हैं आपको? देखिए प्रशांत जी, ये सही बात है कि विपक्ष का तो दबाव था, लेकिन विपक्ष के दबाव में पिछले 10 साल से ये सरकार काम नहीं कर रही थी। विपक्ष का बहुत सारे मुद्दों पर दबाव रहा, यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो फार्मर्स बिल लाई थी, कानून बनाया था, किसान कानून, 3 कृषि कानून, उस पर भी बहुत विपक्ष का भारी दबाव था, लेकिन बाद में किसानों का भी इतना दबाव रहा। यद्यपि वो वापस हुआ, लेकिन उसके वापस होने के पीछे काफी दूसरे कारण रहे। ये मुद्दा ऐसा है कि चाहे ये हो, चाहे वक्फ संशोधन अधिनियम लाने की तैयारी हो, चाहे ब्रॉडकास्ट बिल हो, इनमें सीधे तौर पर जो दबाव दिखाई पड़ रहा है वो दबाव है विपक्षी पार्टियों का तो अपनी जगह है, जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं। सहयोगी पार्टियों में खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान और तेलुगु देशम पार्टी, इन पार्टियों की बदौलत सरकार चल रही है। सबसे बड़ा कारण इन विधेयकों को, यानी जिसको कहा जाए कि यू टर्न लेना, लगातार तमाम मुद्दों पर सरकार यू टर्न ले रही है, उसके पीछे ये सबसे बड़ी मजबूरी है कि ये 303 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार नहीं है, बल्कि 240 सांसदों वाली एनडीए सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं और जाहिर तौर पर उसको कम से कम 32 सांसद जो उसके सहयोगी दल हैं उनकी जरूरत है, और उनके दबाव में भी बहुत सारे फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजों को जो नहीं चाहती है वो करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा दबाव तो ये, क्योंकि आपने देखा जो पिछले कार्यकाल में भी लेटरल एंट्री के जरिए सरकार ने कई पदों पर नियुक्तियां की थी। इसी सरकार ने 2018 के बाद कई पदों पर हो चुकी हैं। तब सहयोगी दलों का भी जाहिर सी बात है कि दबाव रहा होगा, और कम से कम वापस लेने का दबाव ना रहा हो, लेकिन अपने लोगों को वहां पर एक एंट्री दिलाने का दबाव रहा होगा, लेकिन वो सारी चीजें, उनका कोई दबाव काम नहीं आया। पर अब 2 दिन के भीतर ये फैसला वापस ले लेना पड़ा, और इसकी लेटरल एंट्री के पीछे जो, इसका मतलब मेरे कहने का यही है कि सबसे बड़ा दबाव सरकार को अपनी किसी भी तरह से वो सरकार, मौजूदा सरकार खुद को संकट में नहीं डाल सकती, और जहां भी उसको जरा सा संकट दिखाई पड़ा तुरंत वो फैसला बदल ले रही है, यू टर्न ले रही है। उसको इस बात में कोई हैरानी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, या फिर कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 10 साल उसने कैसे सरकार चलाए हैं और अभी पिछला 2 महीने की सरकार कैसे चल रही है। जी प्रशांत। समीर जी, अगर हम ये जो लेटरल एंट्री के तमाम हमने आंकड़े भी बताए और तमाम इसको पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इसको अपनाया था, इन सारी चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो क्या अड़चने हैं? मतलब अब व्यापक रिव्यू की बात की जा रही है, आपको सबसे बड़ी मुश्किल जो लगती है अब लेटरल एंट्री वाले इस पूरे एंगल को लेके, वो क्या लगती है? क्या चुनौतियां आपको लग रही हैं जो सरकार के सामने होंगी? देखिए प्रसाद जी, इसमें पहली बात तो ये कि जो ये तुलना की जा रही है कि पहले भी लेटरल एंट्रीज होती रही हैं, तो उसमें और ये जो सरकार यूपीएससी के जरिए विज्ञापन निकालकर लेटरल एंट्री कर रही है, दोनों में बहुत फर्क है। ये पहली बात तो ये कि जो कुछ पदों का नाम लिया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी वित्त सचिव बनाया गया, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया को, या तमाम और पदों पर, कि एक्सपर्ट्स जो थे अपने क्षेत्र के बहुत एक कह लीजिए कि मेधावी लोग थे, एक अनुभवी लोग थे, उनको बड़े पदों पर बैठा दिया गया या सर्वोच्च पदों पर बैठा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उनकी विशेषज्ञता का फायदा लेना चाह रहे हैं,
उनको आपने वहां बैठाया। ये इस तरह की लेटरल एंट्री है कि आप जिससे साफ साबित हो रहा है कि बड़े पैमाने पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, डायरेक्टर लेवल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये विभाग होते हैं। उनमें आप उन विभागों के एक्सपर्ट्स को बैठाएं, ये ठीक है, आप कहीं से लाएं, लेकिन इनके जरिए जो आरोप लग रहे हैं और पिछली जो एंट्रीज हुई हैं उनमें यह है कि सरकार अपने लोगों को, विचारधारा से जुड़े लोगों को या अपनी जो सहूलियत के हिसाब से लोगों को वहां पर प्रवेश दिला रही है, और ये प्रवेश स्थायी रूप से दिला रहे हैं। तो ये चीजें, इसको लेकर या तो फिर इस पर एक व्यापक एक जो इसको रिव्यू की बात हो रही है हो, उसका कोई तरीका बने, लेकिन केवल इस तरह से कि बीच बीच में कुछ एंट्रीज निकाल दी जाए, अपने लोगों को भर दिया जाए, इससे बहुत सारी चीजों का एक जो सिस्टम है वो बहुत इम्बैलेंस हो रहा है। पहली बात तो ये कि यूपीएससी के जरिए जब आप निकालते हैं, हालांकि ये भी कोई सही बात नहीं है कि यूपीएससी के जरिए जो लोग चुन करके आते हैं उनको उन तमाम पदों पर भी बैठाया जाए, जो कि अभी तक होता ही रहा है, जो उनकी विशेषज्ञता से मेल नहीं खाता है। तो विशेषज्ञता वाले पदों पर तो बैठाया जाए, लेकिन जो सीधे प्रशासन को डील करने वाले पद हैं और इस तरह के पद हैं, उनमें मुझे लगता है कि अगर इसका कोई बिल्कुल। एक प्रॉपर तरीका बनाना है तो रिव्यू करना बहुत जरूरी होगा, बिल्कुल, और उसका शायद एक शायद सिस्टम वो बना। सहमति भी बड़ी आवश्यक होगी। समीर सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या अब आपको लगता है कि ये जो लगातार सरकार को कुछ फैसले वापस लेने पड़े हैं, ये और ज्यादा अब विपक्ष को एक तरह से एनकरेज करेंगे? आगे भी आपको लगता है कुछ और अहम ऐसे मसले हैं जहां पर आपको गतिरोध नजर आने वाला है? निश्चित तौर पर प्रशांत जी, अब हर कदम पर तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर हमने 3 एग्जाम्पल तो बिल्कुल 2 महीने के भीतर देख लिए। पार्लियामेंट के भीतर बिल को पेश करना और फिर उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे देना, बिल बिना पेश किए जेपीसी को दे देना, ये सारे मसले ऐसे हैं जिसमें लग रहा है सरकार के ऊपर दबाव है और विपक्ष को इग्नोर करके अब वो काम नहीं कर सकती, जैसा कि पिछले 10 साल से करती आई। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि सरकार जिन चीजों को चाह रही, जैसे वक्फ संशोधन विधेयक को अगर हम लें तो उसको सरकार पार्लियामेंट में ले आई, लोकसभा में पेश कर दिया। ये अलग बात है कि उसको डर था कि चूंकि सहयोगी पार्टियां भी उसके विरोध में जा सकती हैं, इसलिए उसने उसको जेपीसी को सौंप करके एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन सरकार का ये जो उसका ये कॉन्फिडेंस आप देखिए कि फिर भी वो ले आई, तो जाहिर तौर पर सरकार भी ये करने की कोशिश करती रहेगी कि अपने मनमाफिक चीजों को लाएगी, लेकिन विपक्ष का अब इतना दबाव जरूर काम करेगा कि वो सरकार की मनमानी शायद नहीं चलने देगा, जिस तरह से पिछले 10 साल में होता है। अहम बात कही विपक्ष आपने, कमजोर और था। शायद ये बहुत बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में सरकार के सामने वक्त वक्त पर सामने आएगी, और ये चुनौती उसके सहयोगी दल भी लगातार खड़ी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर सर इस खास चर्चा के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम पहलुओं को हमने आपके सामने रखा, और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ खबरें ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बैंक और आईटी शेयरों के दम पर आज बाजार में तेजी नजर आई। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 24,700 के पास बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों से ज्यादा का उछाल नजर आया। बाजार का हाल बता रहे हैं अंश भीलवाड़। तो बाजार में अच्छी खरीदारी दिखी। निफ्टी देखे तो ये चौथा सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर इसे चार्ट पे देखा जाए तो जो 5 अगस्त को एक गैप डाउन हुआ था वो अब जाकर पूरा फिल होता हुआ नजर आया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन अच्छा नजर आ रहा है मार्केट में ऊपर की तरफ। सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक टॉप सेक्टर गेनर के तौर पर नजर आता है, जो कि तीसरा सेशन है लगातार खरीदारी का। इसके साथ साथ निफ्टी आईटी देखा जाए तो 7 सेशन से लगातार खरीदारी नजर आ रही है। इतनी कंटिन्यूस बाइंग हमें अब से कुछ 6 महीने पहले नजर आई थी निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए। इसके साथ साथ दूसरे इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मेटल का ये तीसरा सेशन है लगातार खरीदारी का।
निफ्टी बैंक की बात की जाए तो इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन अगर इसे चार्ट पे देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न में ही अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। जो कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस है वो अराउंड 50,700 से 50,800 का है, तो उसे एकदम डिसाइसिवली ऊपर ब्रेक करके क्लोज होना ज़रूरी है पूरे कंप्लीट अच्छे पॉजिटिविटी के लिए। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव बायस नजर आता है निफ्टी बैंक के लिए। सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी एफएमसीजी नजर आता है, जो कि लाल निशान में बंद हुआ है। 2 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद अब जाके ये लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट काफी पॉजिटिव नजर आया है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका। बढ़ते हैं आगे। 5 का पंच हमारे सहयोगी शरद लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो बताएंगे कि किन शेयरों में दिखा जबरदस्त एक्शन, किस थीम में रही रफ्तार। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहाँ पे दिन में 5 अहम स्टॉक्स या ट्रिगर्स में आपके सामने लाता हूँ, और जहाँ पे ऑफकोर्स न्यूज़ बेस्ड फ्लोज होती है, कुछ वॉल्यूम होती है और कुछ थीमेटिक होती है जो हम पकड़ के ला के आते हैं। सबसे पहले इंडसइंड बैंक बात करेंगे। यहाँ पे वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी इंडेक्स में था, और आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है इंडसइंड बैंक को कि वो अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी फॉर्म करेंगे अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस, यानी कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में लेके। ब्रोकरिंग हाउसेस ने भी कहना है कि इंक्रीमेंटली पॉजिटिव ज़रूर बैंक के लिए रहेगा, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव था और हमने आज बाज़ार में भी देखा। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो बोर्ड ने अपनी दूसरी इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी है, और याद रखिए यहाँ पे लगभग 19 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया गया है, और जो टोटल अमाउंट डिविडेंड है वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का है। याद रखिए वेदांता भी यहाँ पे होल्डिंग रखती है, तो इनको भी बेनिफिट होगा, और इस डिविडेंड से और ओएफएस जो हाल ही में हुआ था उसके कारण भी जो है वेदांता अपनी डेट रिडक्शन और कैपेक्स प्लान पे फोकस करेगी। केआई इंडस्ट्रीज़ हमारा तीसरा स्टॉक है। स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिली, और यूबीएस की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट कवरेज किया है, टारगेट प्राइस 6,150 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। चौथा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है हमारा मज़गांव डॉक, जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड। ये डिफेंस शिपिंग वाले स्टॉक्स में जो थी आज सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, जो ट्रिगर्स हैं जहाँ पे सेलिंग थोड़ी देखने मिल रही है पीएसयूज़ में, स्पेशली डिफेंस को लेके वैल्यूएशंस आए हैं, करेक्शंस ऑलरेडी हमने एक महीने में देखे हुए 20 से 30% बड़े बड़े स्टॉक्स के हुए हैं। सेक्टोरल चर्न हो रहा है, न्यू एज, आईपीओ या डिफेंसिव्स, अलग अलग जगह मनी फ्लो हो रही है, और ओवरऑल बड़े बड़े जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो उनके कैंसिलेशन या डिले का एग्जीक्यूशन भी रहता है, और वो अब बाज़ार को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये एनालिस्ट का मानना है। और ऑफकोर्स थोड़ी बहुत डाउनग्रेड्स भी देखने मिल रही है एनालिस्ट कम्युनिटी से। 5वां स्टॉक रहेगा आपके कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। जो कैपिटल मार्केट स्टॉक के बारे में बात करता हूँ तो ब्रोकरेज, वेल्थ, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे स्टॉक सामने आता है। आज दिन के ट्रेड में आईएफएल सिक्योरिटीज़, एंजल वन, नुवामा, यूटीआई एएमसी, ये सारे स्टॉक्स में जो है वैल्यू बाइंग देखने मिल रही थी। अगर हम पीछे मुड़े तो Q1 नंबर्स भी जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे आपके कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स के, तो यहाँ पे अर्निंग्स के बाद फॉलो ऑन बाइंग जो है एचएनआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों ही सेगमेंट से देखने मिल रहा है। और ओवरऑल रिटेल पार्टिसिपेशन के आंकड़ों की बात करें, कैश हो, एफएनओ हो या म्यूचुअल फंड हो, सब सेगमेंट्स में जो है भारी मोमेंटम देखने मिल रही है और अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ये जो है पूरी 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स है जो मैं आपके सामने लाया हूँ, और ये हमारे 5 के पंच में है। शुक्रिया शरद इस अहम जानकारी के लिए। बैंकों के दिवालिया होने या डूब जाने पर डिपॉजिटर्स को उनके डिपॉजिट पर मिलने वाले इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने की जरूरत है, ये मानना है रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। बैंक डिपॉजिट पे जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है उसे बढ़ाने की वकालत की गई है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव के द्वारा, और उनके द्वारा कहा गया है कि समय समय पर डिपॉजिट जो कवर इंश्योरेंस है उसे बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि भारत में जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, डिपॉजिट्स की वैल्यू बढ़ रही है, लोगों के इनकम लेवल बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए डिपॉजिट कवर के इंश्योरेंस को बढ़ाना वक्त की मांग है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि सीनियर सिटीजन्स की जो डिपॉजिट होती है या फिर जो चुनिंदा गरीब तबके का डिपॉजिट होता है उसे पूरी तरह से इंश्योरेंस से कवर किया जा सकता है। इसके अलावा वैकल्पिक इंश्योरेंस कवर भी डिपॉजिट पर
किया जा सकता है, इस पे भी सोचा जाना चाहिए। जिस तरह से भारत में अभी जो लोगों की बैंक के अंदर डिपॉजिट होती है उस पर 5 लाख रुपए तक का गारंटी दी जाती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के जरिए कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो वो 5 लाख रुपए जो है डिपॉजिट होल्डर को मिलेंगे। भले ही उसमें अगर आपका डिपॉजिट ज़्यादा भी हो, लेकिन 5 लाख तक की ही गारंटी दी जाती है। 2021 में इसे बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख किया गया। पीएमसी घोटाला जब सामने आया तब ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसे 5 लाख किया जाए, वरना उससे पहले कई सालों तक ये डिपॉजिट का जो इंश्योरेंस था उसकी सीमा 1 लाख की थी। लेकिन अब जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का मानना है कि इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह से आगे चल के भारत के अंदर ग्रोथ हो रही है और प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट में बढ़ोतरी होगी और लोगों का बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बनाने के लिए डिपॉजिट कवरेज को जो है और बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में सी प्लेन टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एविएशन मंत्रालय जल्द ही डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करने वाला है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि गाइडलाइंस में इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए कॉर्पस फंड एलोकेशन जैसे अहम कदम शामिल हो सकते हैं। पूरी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। देश में सी प्लेन यानी कि पानी में हवाई जहाज चलने वाले ऐसे सी प्लेन्स के ऑपरेशंस को रिवाइव करने के लिए सरकार जल्द ही नई गाइडलाइंस लेकर के सामने आने वाली है। सूत्रों की माने तो ये गाइडलाइंस तैयार है, जो कि काफी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद इसको तैयार किया गया है। और जो नई गाइडलाइंस होगी, इसकी सबसे बड़ी प्रमुख बात यही होगी कि जो नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर हैं उनको भी देश में सी प्लेन ऑपरेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उनको इस बात के लिए इसमें अलाउ किया जाएगा। नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर का सीधा मतलब यह है कि अभी तक शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स जैसे स्पाइस जेट या इंडिगो अगर वो सी प्लेन चलाना चाहते तो उनके लिए पूरी तरीके से दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन अब ऐसे प्राइवेट प्लेयर जो कि शेड्यूल्ड ऑपरेटर नहीं है उनको भी सी प्लेन ऑपरेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उनको मंजूरी दी जाएगी। ये सबसे बड़ी प्रमुख बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार एक कॉर्पस फंड का भी ऐलान करेगी, एक अलग से फंड एलोकेट करेगी ताकि देश में जो सी प्लेन ऑपरेशंस के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उस पर ये खर्च किया जा सके। इसी के साथ सरकार ने देश भर में तकरीबन 100 जगहों को चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है, जहां पर सी प्लेन ऑपरेशंस को संभव किया जा सकता है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सी प्लेन ऑपरेशंस में सरकार इसके साथ ही कई इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी आमंत्रित करना चाहेगी और उसके लिए इसको और आकर्षक बनाने की तैयारी है। जैसे कि उड़ान स्कीम में वीजीएफ है, वायबिलिटी गैप फंडिंग है, सरकार कुछ आर्थिक मदद देती है एयरलाइंस को छोटे शहरों में हवाई जहाज ऑपरेशंस के लिए। ठीक उसी तरीके से सी प्लेन ऑपरेशंस में भी सरकार कुछ आर्थिक मदद देगी ऑपरेटर्स को ताकि इसको फाइनेंशियली वायबल बनाया जा सके। तो नई गाइडलाइंस एक तरीके से तैयार है और बहुत जल्द इसको सरकार जारी करेगी और कोशिश यही करेगी कि और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स भारत में आ पाए। और ये जो दूसरी बार सरकार सी प्लेन को रिवाइव करने की जो कोशिश कर रही है, कम से कम इस बार उसको सफल बनाया जा सके। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।